सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। हम यहाँ पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2D एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो चलो देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास एक वेक्टर ये वेक्टर मान लो मेरा 5 न्यूटन का फोर्स है, या मैं इसको नाम देता हूँ, उसको नाम बोलता हूँ वेक्टर ए नाम देता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो वेक्टर है अगर रियल लाइफ में कहीं पे होगा, मैंने बोला कोई एक फोर्स काम कर रहा है, लेट अस सपोज दैट ये ए फोर्स लग रहा है। अगर ये ए फोर्स लग रहा है तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये फोर्स इन अ प्लेन है, मतलब एक प्लेन में एक्ट कर रहा है। सबको फोर्स को दिखाने के लिए, समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए प्लेन की जरूरत है। जैसे ये बोर्ड दिख रहा है मेरे पास, इस बोर्ड में मैंने क्या किया हुआ है, एक ए वेक्टर बनाया हुआ है। तो अगर एक प्लेन क्या है, तो प्लेन आप लोग जानते हो, प्लेन एक 2D ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल थिंग है। 2 डायमेंशनल थिंग मतलब इसके पास दो एक्सिस है, एक मेरी एक्स एक्सिस है और एक मेरे पास वाई एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को मैं दो एक्सिस में भी समझ सकता हूं। कैसा? एक अराउंड एक्स एक्सिस समझ सकता हूं और दूसरा अराउंड वाई एक्सिस समझ सकता हूं। ठीक, तो अगर मैं कह रहा हूं कि इस वेक्टर ए को मैं 2 डायमेंशन में ब्रेक करना है, कैसा? जैसे मान लो कि अगर ये वेक्टर ए मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये किसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्प्लेस किया हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दिखाया हुआ है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ है, तो अल्टीमेटली वो कुछ एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हुआ है और कुछ मेरा वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हुआ है, जिस जो कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझते हैं मैथ्स में। तो हम क्या दिखाते हैं, इस पॉइंट का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बनेगा, मेरे पास x, y बनेगा। x, y का मतलब क्या हुआ कि ये कुछ x एक्सिस में भी कुछ इसकी लेंथ है और इसके पास कुछ y एक्सिस में भी इसकी लेंथ है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि सीधी सी बात ये है कि इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप करूं तो मेरे को यहाँ तक एक वेक्टर मिल जाएगा। उस वेक्टर को मैं बोल सकता हूं कि वो a का x कंपोनेंट है। एक वेक्टर का x कंपोनेंट है। x कंपोनेंट मतलब x एक्सिस के अलाउंग वाला कंपोनेंट है। इसी तरीके से अगर मैं इसको यहां कहीं समझूं तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये क्या बन जाएगा, ये मेरा वेक्टर a का y कंपोनेंट है और y कंपोनेंट को मैं किस तरीके से दिखाऊंगा, ay से दिखाऊंगा। ठीक, मतलब ये हुआ कि ये ax और ay ये दोनों मिलकर मेरा क्या बना रहा है, वेक्टर a बना रहा है। मतलब अगर मैं वेक्टर a को समझूं तो वेक्टर a कैसा होगा, वेक्टर मेरा ax और ay से मिलके बना होगा। ठीक, अभी मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को ये वेक्टर a जो है एक वेक्टर क्वांटिटी दिख रही है और ax और ay मेरा स्केलर कंपोनेंट दिख रहा है। मतलब ये मेरे को वेक्टर क्वांटिटी नहीं दिख रही है। यहाँ पे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है बट ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये क्या है, ये मेरा प्योर स्केलर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको सिंपली इस तरीके से ऐड नहीं कर सकता। अभी हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम दो वेक्टर्स को ऐड करके, ये दो वेक्टर्स को ऐड करके तीसरे वेक्टर तक पहुंच सकते हैं। तो इन दोनों का वेक्टर क्वांटिटी होना जरूरी है। तो अगर मैं किसी स्केलर चीज को वेक्टर क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, तब मैं क्या करूंगा, इसमें एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देता हूं। यूनिट वेक्टर क्या, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो मान लेता हूं मैं कि ax के साथ मैंने एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको मैं किस तरीके से दिखा रहा हूं, जिसको मैं i कैप बोल रहा हूं। और ay के साथ मैंने क्या किया है, एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, j कैप के फॉर्म में दिखा रहा हूं। अल्टीमेटली ये जो मेरा ax है, जो कि मेरा मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और i क्या है, मेरा एक यूनिट वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड में तो 1 है लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन कहां है, वो डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस है। और वही बात अगर मैं j के लिए करूंगा तो उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन कहां है, वो अराउंड मेरा y एक्सिस है। तो अल्टीमेटली axi मेरा क्या बन जाएगा, axi मेरा ax वेक्टर के बराबर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूंगा कि ay वेक्टर की बात करूं तो ay वेक्टर में दो चीज होगा, एक इसका मैग्नीट्यूड होगा जो कि मेरा ay कहलाएगा और दूसरा इसका डायरेक्शन होगा जो कि क्या कहलाएगा, मेरा j कैप कहलाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, अब ये पूरा का पूरा कैसा बन गया, मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी बन गया है। मतलब अल्टीमेटली वेक्टर a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मेरे पास ax का वेक्टर प्लस ऑफ मेरा ay का वेक्टर। तो हमने क्या कर दिया, हमने वेक्टर a को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। हमने 2 डायमेंशनल फिजिक्स को 1 डायमेंशनल फिजिक्स में ब्रेक कर दिया। 2 डायमेंशनल फिजिक्स मतलब फिजिक्स इन अ प्लेन, और 1 डायमेंशनल फिजिक्स की मतलब क्या बोल रहा हूं, फिजिक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर a को मैंने दो स्ट्रेट लाइन वाले वेक्टर्स की तरफ मैंने इसको ब्रेक कर दिया, इसके कंपोनेंट में तोड़ दिया। एक कंपोनेंट बना दिया अलोंग x एक्सिस और एक बना दिया मैंने अलोंग y एक्सिस। ठीक है,
तो अगर मेरे को ax और ay की वैल्यू पता है, अगर मुझे ax और ay का मैग्नीट्यूड पता है, तो मैं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड भी पता कर सकता हूं। कैसे पता कर सकता हूं? जो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड होगा वो अल्टीमेटली क्या होगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ ax का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या करूंगा मैं, ax और ay से अल्टीमेटली कहां पहुंच जाऊंगा, a में पहुंच जाऊंगा। ये फार्मूला कैसे बना है हमारे पास? ये फार्मूला मेरा जो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन का फार्मूला बनाया था उसी से हमने डिराइव किया। वो फार्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, मतलब इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। मतलब मैं दो वेक्टर्स के बीच में ब्रेक कर रहा हूँ जिनके आपस में बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब जो 2ab cos थीटा वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली मेरा 0 हो जाएगा। तो नेट रिजल्टेंट ये जो a वेक्टर है, a वेक्टर का जो मेरा मैग्नीट्यूड बनेगा वो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर x प्लस का b a स्क्वायर y। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को निकालते हैं। अगर यही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेरे थ्री डायमेंशन में है, थ्री डायमेंशन कैसा, थ्री डायमेंशन बोला जिसे इमेजिन करते हैं अपन कि एक वेक्टर मेरा इस बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है। जब ये वेक्टर मेरा बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है तो मैं इसको तीन कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूं। कैसा, एक कंपोनेंट मेरा अलोंग x एक्सिस, एक कंपोनेंट मेरा अलोंग y एक्सिस और एक कंपोनेंट मेरा अलोंग z एक्सिस। तो इसी चीज को मैं किस तरीके से लिखूंगा, इसी चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि axi प्लस का ayj प्लस एक और चीज लिख देता हूं जिसको बोलता हूं मैं az, और j की जगह क्या यूज कर सकता हूं मैं, j की जगह यूज करता हूं k कैप। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, एक वेक्टर को तीन कंपोनेंट ब्रेक कर दिया। तो इसी चीज को कैसे लिखूंगा, वेक्टर a इज इक्वल्स टू ax वेक्टर प्लस का ay वेक्टर और प्लस का क्या आ जाएगा मेरे पास az वेक्टर बन जाएगा। और इसी को अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में चाहिए कि मेरे को a का मैग्नीट्यूड निकालो, अगर मेरे को ax ay और az का पता है तो कैसे कर सकता हूं, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस का ay स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा मेरे पास az का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या करता हूं मैं, किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूं, एक 2D प्लेन में, और इसी वेक्टर को मैं तीन कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूं जब वो किसी 3D स्पेस में काम करता है। तो अगर ये 3D स्पेस में एक वेक्टर है तो मैंने क्या किया, उसके तीन कंपोनेंट तोड़ दिए, एक मेरा ax, एक मेरा ay और एक बनेगा मेरे पास az। az को मैं बाहर नहीं दिखा सकता, तो बाहर ना दिखा के मैं किस तरह बना रहा हूं, इस तरह बना रहा हूं। तो ये कहलाता है मेरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास a वेक्टर है जिसके मैंने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए हैं, एक बनाया है मैंने ax और दूसरा बनाया है मैंने ay। अब हमें और एक चीज और दी हुई है कि जो a वेक्टर है किसी एक एक्सिस के साथ, लेट अस सपोज दैट इसको मैं x एक्सिस बोल देता हूं, ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो मेरा ax का मैग्नीट्यूड क्या होगा इसको हम पता करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, चलो अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बोलूं तो ये जो मेरा, इसको मैं सिंपली ax बोल सकता हूं और ये क्या जा रहा है मेरा ay जा रहा है। तो ay को मैं यहां पे प्लॉट कर सकता हूं और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा मेरे पास ay ये बन जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है मेरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो ax को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मेरे पास ay को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, बेसिक से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो उठा लेता हूं। कैसा, मैंने बोला मैं cos थीटा उठा लेता हूं। अगर मैं cos थीटा उठाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस कैसा होगा, अगर ये थीटा मेरे पास ये है तो बेस क्या होगा मेरे पास ax और हाइपोटेनस क्या होगा मेरे पास a। cos थीटा क्या शो कर रहा हूं, cos थीटा शो कर रहा हूं बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो ये कैसा बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास ax अपॉन का a। तो अल्टीमेटली यहां से मैं एक चीज निकाल सकता हूं, ax इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, a इनटू ऑफ cos थीटा। ठीक, तो ये मेरा क्या बन के तैयार हो गया, ये बन के तैयार हो गया मेरे पास ax a इनटू का cos थीटा। इसी तरीके से अगर मुझे ay पता करना है तो ay पता करने के लिए क्या कर सकता हूं, sin थीटा का इस्तेमाल कर सकता हूं। sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, p अपॉन h। अब मैं क्या देख रहा हूं, ये मेरा थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास ay, और हाइपोटेनस क्या है इस ट्रायंगल के लिए, हाइपोटेनस है मेरे पास a। अब इस सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में डील कर रहा हूं, मैं कोई भी वेक्टर के फॉर्म में नहीं शो कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में समझ रहा हूं। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास अल्टीमेटली ay अपॉन का a। तो यहां से क्या निकाल सकता हूं, यहां पे मैं ay की वैल्यू निकाल सकता हूं। ay की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, a इनटू ऑफ साइन ऑफ थीटा।
तो ये क्या तैयार हो गया मेरे पास, ये तैयार हो गया मेरे पास ए वाई की वैल्यू। मतलब मेरे को क्या याद रखना है, मेरे को ये याद रखना है कि अगर कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तब वो क्या बन जाएगा, तब वो बन जाएगा मेरे पास ए ऑफ कॉस थीटा, और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसका जो परपेंडिकुलर साइड में जो वेक्टर होगा वो क्या बन जाएगा मेरे पास ए ऑफ साइन थीटा। ठीक, तो इसमें याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि जो थीटा होता है मेरे साथ, थीटा से जुड़ा हुआ जो वेक्टर होता है वो कॉस थीटा बनता है यहाँ पे, और थीटा के से दूर वाला जो वेक्टर होता है वो क्या बनता है मेरे पास साइन थीटा। अगर मैं इसी प्रॉब्लम को थोड़े दूसरे तरीके से लिखता हूं, जैसे लेट अस सपोज दैट कि मेरा ये थीटा यहां ना बन के यहां बन रहा है, मतलब इस बार जो मेरा एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ नहीं दिया हुआ है बल्कि वो किसके साथ दिया हुआ है, वो वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ है। तब इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तब हम इसके कंपोनेंट किस तरीके से ब्रेक करेंगे उसको देखते हैं। कैसा, मैंने बोला कि मेरे पास दो एक्सिस है, एक मैंने बोला ये क्या है मेरे पास एक्स एक्सिस, उधर क्या दिखा दी मैंने वाई एक्सिस, और ये क्या बन रहा है मेरे पास, ये मेरे पास वेक्टर ए बन रहा है जो कि इस बार एक्स एक्सिस के साथ नहीं बल्कि वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो अब क्या होगा, एक कंपोनेंट मेरा ए एक्स बनेगा, मतलब ए एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अलावा एक कंपोनेंट बनेगा, और एक क्या बनेगा मेरे पास ए वाई बनेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस बार अगर मेरे को ए वाई निकालना है तो ए वाई कैसा निकलेगा मेरे पास, ए वाई निकलेगा ए के साथ में जुड़ा हुआ वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा ए ऑफ कॉस थीटा। अभी हमने क्या देखा था, जिसके साथ मेरा वेक्टर एंगल बना रहा है वो क्या बनाता है मेरे पास, कॉस ऑफ थीटा बनाता है, मतलब यहां पे मेरा इस बार ए वाई बन जाएगा ए ऑफ कॉस थीटा। और इसी तरीके से अगर मैं ए एक्स निकाल लूंगा तो ए एक्स कैसा बन जाएगा, ए एक्स बन जाएगा मेरे पास ए ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा क्यों बनेगा, क्योंकि ये दूर वाला वेक्टर की बात कर रहा हूं, एंगल से दूर वाला जो वेक्टर बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, साइन थीटा, और एंगल के साथ लगा हुआ जो वेक्टर होगा वो क्या बनाएगा, ए कॉस थीटा का कंपोनेंट बनेगा। तो यहाँ पे मेरे ये फॉर्मूले बनके तैयार होते हैं, और ये क्या कहलाता है मेरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर मेरे को ए की वैल्यू पता है, ए का मैग्नीट्यूड पता है, ए का मैग्नीट्यूड पता है और एंगल पता है किस एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, तो उस एक्सिस से जुड़े हुए उस वेक्टर का हम कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करो, समझो इसको, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल्स में इनको इस्तेमाल होता है, क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 की पूरी फिजिक्स में भी इसका इस्तेमाल होना है। तो इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में।